11th में यूनिट 8 है रिडॉक्स रिएक्शन, वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई सबको। आवाज आ रही है मेरी आप तक? गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम लोग है ना रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके लिए पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए मैंने पीरियोडिक टेबल आपको बताई थी, बनाना सिखाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। अगर इतना भी आता है आपको, पीरियोडिक टेबल बनानी आती है, कौन कहाँ है, किस ग्रुप का है, अगर ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन पता है तो ये चैप्टर करना बहुत आसान हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन में जाने से पहले, ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर जब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा, रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत मुश्किल पड़ेगी, और ऑक्सीडेशन नंबर आ गया तो रिडॉक्स रिएक्शन आसान हो जाएगी। तो आज का जो पहला टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज क्लास में जो पूरा मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो ऑक्सीडेशन नंबर ही पढ़ाऊंगा। तो आप ध्यान से एक एक चीज पढ़ते जाइएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। हाँ, पीरियोडिक टेबल थोड़ा दिमाग में रखिएगा। मैं एक बार थोड़ा सा एस और पी ब्लॉक बता देता हूँ। एस ब्लॉक क्या होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। सेकेंड क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, इसे बोलते हैं सेकेंड स्टेज, फर्स्ट और थर्ड। फिर बीच में डी ब्लॉक आता है, और फिर 13 से क्या शुरू होता है? बोरॉन। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम, हेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, कैडमियम, पोलोनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनन एंड रेडॉन। इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। बीच में डी ब्लॉक होते हैं, वो मैंने लिखे नहीं, और नीचे एफ होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, शायद आपको पता है। इसको 13 या 3A, इसको 14 या 4A, इसको 15 या 5A, इसको 16 या 6A, इसको 17 या 7A और इसको 18 या 0 ग्रुप होते हैं। इसके बाहर वाले में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाहर वाले में 4 होते हैं, इसके बाहर वाले में 5 होते हैं, इसके 6 होते हैं, इसके बाहर वाले में 7 होते हैं, इसके बाहर वाले में हीलियम को छोड़ के बाकी सब में 8 होते हैं। ये फर्स्ट ए में 1, सेकेंड ए में 2। ये शायद मुझे लगता है आपको पता होगा। एस और पी वाले केवल इस ग्रुप को छोड़ देना, मिलकर बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब एस और पी वाले एलिमेंट्स, इसको छोड़कर सिर्फ इनर्ट गैस को छोड़ दो। एक्सेप्ट इनर्ट गैस, ऑल एस एंड पी ग्रुप एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक वाले बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक वालों को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये इनको बोलने का तरीका है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलते हैं मेटल्स। ये जनरली मेटल्स है, और आप जानते ही हैं, बोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा। इधर वाले जनरली क्या होते हैं? मेटल्स, और इधर वाले क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। और जो इस पर बैठे होते हैं, इसमें ये भी आ गया है, ये भी आ गया है। ये इनको जनरली हम क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। ये मेटेलॉइड्स हैं, ये मेटेलॉइड्स हैं, जनरली मेटेलॉइड्स हैं। तो ये सब मेटेलॉइड्स हैं। इधर वाले मेटल्स हैं, इधर वाले नॉन मेटल्स हैं। ये आपको बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं पता चले तो इतना पता चल जाए। बोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा, बोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा। तो ये सारे मेटेलॉइड्स हैं, इधर वाले मेटल है, इधर वाले नॉन मेटल है। बीच में मैंने डी नहीं लिखे, ध्यान रखना। ये थोड़ी इनिशियल इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। सबको पता है, ये आता है आप सबको? हाँ भैया, आता है आप सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो अब आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना, लेट अस सी।
देखिए, एक तो ये ध्यान रखिएगा, एक चीज होती है, थोड़ा सा बता दूं, बाद में पता नहीं, चलो जाने दो, अभी क्या जरूरत है, बाद में बता दूंगा। फर्स्ट ए, ये सब कुछ क्यों कोई ऐसे लिखा होता है Na, सिर्फ ये एलिमेंटल फॉर्म में कोई ऐसे लिखा है, Na लिखा है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, जैसे P4, O2, N2, S8 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। एक पर Na के ऊपर इस समय कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो इसके ऊपर जो चार्ज होता है तो वो होता है, पर अभी कोई चार्ज नहीं है, ये एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 लेते हैं। अच्छा, कोई मॉलिक्यूल बन रहा है लेकिन वो खुद से ही मिलकर बन रहा है, तो दूसरा नहीं है इसमें, फास्फोरस P4 है लेकिन मिलकर किससे बन रहा है, सारे P है, P के अलावा कुछ भी नहीं है, तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो खुद से मिलकर बन रहा हो, उसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सोडियम का कितना होगा, 0। यहां ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का कितना होगा, 0। यहां ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होगा, 0। यहां ऑक्सीडेशन नंबर N का कितना होगा, 0। यहां ऑक्सीडेशन नंबर S का कितना होगा, 0। अब आप बताना ना, Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर Cl का कितना होगा, बोलिए, 0, खुद से मिलकर बन रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर O3 में O का ऑक्सीडेशन नंबर 0। S2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S S2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सल्फर का, S2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा S का, 0। तो अगर कोई एटम आप उन्हीं से मिलकर, कोई मॉलिक्यूल अपने ही एक जैसे एटम से मिलकर बन रहा हो, तो उस मॉलिक्यूल में हर एक एटम का जिनसे वो मिलकर बना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। या जैसे Na है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। तो किसी भी एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ये पहला रूल है, तो ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ दो अभी Na को, अभी इसको रहने दो यार, बस ऐसे लिख लो आप, ये ज्यादा सही है कि किसी भी मॉलिक्यूल खुद से मिलकर वो मॉलिक्यूल बना है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। बोलो, ये समझ में आया आपको, ये बात समझ में आई, पहला रूल समझ में आया भाई। क्या कह रहा है पहला रूल, कि अगर वो खुद से मिलकर बना है वो मॉलिक्यूल, उसमें उसके अलावा कोई दूसरा एटम नहीं प्रेजेंट है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। हाँ, अगर न्यूट्रल है, जैसे Na है, Mg है, तो भी 0 होगा, गलत नहीं है, जैसे Na है तो कोई 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0। सिर्फ Mg है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg कितना होगा, 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, यानी अकेला है, तो कोई कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है, अकेला है। Na अकेला है, एलिमेंटल फॉर्म में है। ये कौन सा फॉर्म है इसका, एलिमेंट फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंट के फॉर्म में है, कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है। कंपाउंड के फॉर्म में होगा तो 0 नहीं होगा। Na2SO4 जैसे कंपाउंड हो गया, NaCl हो गया, तब 0 नहीं है, अकेला है। एलिमेंटल फॉर्म में मतलब अकेला है, मतलब ओनली मेटल, कोई और नहीं है उसके साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ भी Mg का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। बोलो, इस रूल में किसी को कोई दिक्कत, इस रूल में किसी को कोई दिक्कत, बोलो बोलो। चलो, अब दूसरे रूल की बात करते हैं, दूसरे रूल की बात करते हैं। हाँ बोलो। O का 0 है और O3 का मिलाकर भी 0 है। O3 के ऊपर कितना चार्ज है, O3 के ऊपर कोई चार्ज है क्या, तो इसका भी 0 है, और इसमें O3 में O का भी 0 हो गया। हाँ,
मैं यहाँ एटम का मैं जनरली एटम का ही निकालते हैं, तो एटम का 0 है। हाँ, अब चलिए जैसे और बताते हैं, दूसरा रूल करते हैं। पहला रूल अगर आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया भाई? अरे ले लिया क्या? आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि मान लीजिए Na ऐसे दिया हुआ है Na+1, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर Na का कितना है जो इसके ऊपर चार्ज है? +1। जैसे आपको दिया Mg2+, इसमें Mg का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na यहाँ पर कितना है? +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg यहाँ पर कितना है? ऐसे आयन की फॉर्म में दिया हो, जैसे Al3+, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Al कितना होगा? +3। जैसे बोलो Mn2+, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn कितना होगा बेटा यहाँ पर? +2। इसके ऊपर जो चार्ज है, इस आयन पर जो चार्ज है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे मैं बोलूं आपको O2-, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O कितना होगा? -2। Cl-, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl कितना होगा? -1। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जो भी आपको लगे। जैसे Cr3+, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr यहाँ पर कितना है? +3। तो कोई ऐसे आयन के फॉर्म में हो अकेला, उसके साथ कुछ और नहीं है, वो अकेला हो और आयन के फॉर्म में हो, तो उस पे जो चार्ज होता है, टोटल जो चार्ज आता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जो उस पे टोटल चार्ज होता है वो अकेला होता है। कंपाउंड के साथ हो तो वो अलग बताऊंगा, और जब वो अकेला है, सो Na एक ही है, Mg भी एक ही है, Al भी एक ही है, Mn भी एक ही है, O भी एक ही है, Cl भी एक ही है, Cr भी एक ही है, इन पर जो चार्ज है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे Na है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना बोलोगे? 0। लेकिन Na+ है तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना बोलोगे? +1। यानी कि अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में है या आयन फॉर्म में है, आयन फॉर्म में तो इसमें जो चार्ज है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और एलिमेंटल फॉर्म में है तो इस पर चार्ज 0 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। बोलो समझ में आया? बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो दूसरे रूल के भी, दूसरे रूल के भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। दूसरे रूल की भी और वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो भाई। चलिए तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है? मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे तो अभी तक आ रही है। निधि लेट क्यों हुई है? हाँ, निधि अगर आप लेट हो गए तो फिर मुझे ऐसे दिक्कत आएगी, मैं कैसे एक एक बच्चे को वापस पढ़ाऊंगा। जब स्कूल में हो जाते हो या किसी क्लास में जाते हो तो टाइम पर ही जाना होता है ना बेटा, तो भजने से आ रहे हो बेटा। 2:30 का टाइम है और आपकी स्कूल को देखकर मैंने ये टाइम रखा है कि किसी को भी ये टाइम डिस्टर्ब नहीं करे। आप सबकी स्कूल खत्म हो जाती है 2:30 से पहले। Then only I started class, and in the morning only I messaged you. Even I individually messaged you.
मैंने ग्रुप में भी डाला है और इंडिविजुअल में भी सबको मैसेज किया है। एक बच्चा कोई नया आने वाला था तो मैंने ग्रुप में नया आईडी और पासवर्ड भी डाला है। इतना सब करने के बावजूद भी आप टाइम पे नहीं आओगे तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। दूसरा रूल समझ में आ गया। तीसरा जब अल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, बोलो फटाफट बोलो। Na, अरे बोलो, लिथियम, बोलो भाई, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। बेटा हम यूनिट 8 पढ़ रहे हैं। यूनिट 8 कौन सी है? रिडॉक्स रिएक्शन। एनसीईआरटी का वॉल्यूम 2 शुरू किया है मैंने, ताकि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 साथ साथ ले सके। अल्कली मेटल्स होते हैं Li, Na, Ka, Rb, सीजियम और फ्रांसियम। जब अल्कली मेटल्स किसी कंपाउंड के साथ एसोसिएट हो, कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो, कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हो, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर, उस कंपाउंड में इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जब अल्कली मेटल कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उस कंपाउंड में इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है भाई? +1 होता है। जब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उस कंपाउंड में इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। कोई कैसे, जैसे मैं बोलूं Li2O, यहां Li का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Li हमेशा कितना होगा? +1 होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं NaOH, तो यहां इस कंपाउंड में Na का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा? +1। अकेला नहीं है, जब ये कोई कंपाउंड बना रहा हो, कोई मॉलिक्यूल, मतलब किस तरह का कोई आयनिक या कोई भी कंपाउंड बना, जनरली ये आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा कितना होता है? +1 होता है, कभी भी डिफर नहीं करता। ये हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। बोलो, बात समझ में आ गई? कंपाउंड में, इन कंपाउंड, जब ये कोई कंपाउंड बना रहे हो, उस कंपाउंड में इनका ऑक्सीडेशन नंबर अल्कली मेटल्स का हमेशा +1 होता है। बोलो, समझ में आई ये बात? बताओ, समझ में आई? जैसे मैं बोलूं, हाँ ग्रेट, चलो इसका थर्ड का ये पहला, थर्ड का सेकंड। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। रेडियम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसे जाने दो, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, फिर कौन कहा गया। इनका एक कंपाउंड, ये किसी कंपाउंड को बना रहे हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। ये फिक्स है, चेंज नहीं होगा। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, बीईओ में बी का ऑक्सीडेशन नंबर, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे Mg2N3, इसमें Mg का ऑक्सीडेशन नंबर +2। सोचना ही नहीं है, जब ये कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इनका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2 होता है। ये तीसरा रूल। और इसी तरह से एल्यूमिनियम, हाँ बोल बेटा, +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इज +1। ये Na कौन से में आएगा? फर्स्ट में आएगा, एल्कली मेटल्स में आएगा। एल्कली मेटल्स के सबके ऑक्सीडेशन नंबर कितने होते हैं? +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 ऑलवेज। बोलो, समझ में आ गया सबको? एक छोटा सा पॉइंट इसमें ये कोड डाल दो। एल्यूमिनियम का जब भी कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, जैसे Al2O3 है या AlCl3 है, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो +3 होगा हमेशा। बस ये 3 के फिक्स है, बाकी फिक्स नहीं है, बाकी वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट में
अगर लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम किसी के साथ कंपाउंड बना रहे हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। सेकंड है बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम बेरियम रेडियम किसी के साथ कंपाउंड बना रहे हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 होगा। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। बोलो ये थर्ड रूल समझ में आ गया? अरे ये थर्ड रूल समझ में आ गया? नेक्स्ट ले लो, फोर्थ ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो है उसका कंपाउंड में, इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, कोई कंपाउंड की बात कर रहा हूं, सिर्फ कंपाउंड की ही बात कर रहा हूं। इन्हें कंपाउंड और इन्हें कंबाइंड स्टेट विथ अदर एलिमेंट, किसी और के साथ जब कंबाइंड हो रहा है तब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O जनरली -2 ही होता है, जनरली -2 है। मैक्सिमम केसेस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है? किसी कंपाउंड के साथ ये जब है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेना है। लेकिन इन परऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन परऑक्साइड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। परऑक्साइड किसे कहते हैं आपको पता है? जैसे H2O2 ये परऑक्साइड है, Na2O2 ये परऑक्साइड है। परऑक्साइड का मतलब ये जैसे H2O2 है तो ऐसे लिखते हैं H2O2। जब ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो ना तो उसे परऑक्साइड कहते हैं। जब ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसे परऑक्साइड कहते हैं। तो H2O2 Na2O2 ये परऑक्साइड है। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का, इसे ऑक्साइड बोलते हैं, ये ऑक्साइड है। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, जैसे Li2O लिथियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो गया? Mg2O3 मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। बोलो समझ में आई? जब ऑक्साइड हो, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम का परऑक्साइड लिखा मैंने। जनरली जो ऑक्साइड होते हैं वहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और जहां परऑक्साइड है, इसका नाम हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका नाम हो गया सोडियम परऑक्साइड। परऑक्साइड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसे परऑक्साइड कहते हैं। अब कोई कहे सर यहां पर -1 कैसे आया? वो भी समझ सकते हो आप। एक Na पर कितना चार्ज होता है? बोलो Na पर कितना चार्ज होगा? बोलो। अरे ये फिक्स है ना, कितना होता है एक Na पे? +1, तो 2 पे कितना हो गया? 2 पे +2, वेरी गुड। एक पे Na पर +1 है तो 2 पे +2 हो गया। इस टोटल पे कितना चार्ज आना चाहिए ताकि पूरा 0 हो जाए? इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं है ना, इस, हाँ, -2 की एक O पे या 2 O पे? एक पे -2 होगा तो 2 पे कितना हो जाएगा? हाँ, एक पे -1 होना चाहिए ताकि 2 पे कितना हो जाए? -1 × 2 -2, तो ये +2 और ये -2, तो टोटल पे कितना चार्ज है? 0। बात बन गई। तो दिखने से पता चल रहा है कि हाँ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 है। बोलो समझ आ गई ये बात? बोलो ये बात समझ आ गई? अब ये 10 मिनट बाद में बंद हो तो दोबारा शुरू कर लेना, तो कम से कम इसके रूल्स तो मैं आज पढ़ा दूंगा आपको। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसमें भी -1, सोडियम परऑक्साइड है, इसमें भी -1, और एक होता है सुपर ऑक्साइड।
सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज -12, ये रेयर है, ये जनरली रेयर मिलते हैं, ये रेयर होता है, ये मैक्सिमम केसेस में ये होता है, सम केसेस में जहां पर ऑक्साइड है ये होता है, पर ये -12 वाला तो बहुत बहुत मुश्किल है। सुपर ऑक्साइड तो मिलना बहुत मुश्किल है। सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है? पोटेशियम और रुबिडियम जनरली बनाते हैं। पोटेशियम और रुबिडियम क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो कोई एग्जांपल दो तो KO2, RbO2, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम रुबिडियम सुपर ऑक्साइड बनाती है, सुपर ऑक्साइड। अब कोई कैसे बताओ K पर कितना चार्ज होगा? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले K पर कितना चार्ज होता है? +1। वेरी गुड, K पर +1। तो इस O2 पर मिलाकर कितना है? O2 पर मिलाकर -1, तो एक O पर कितना हो गया? -12। तो पता चल गया कि -12 है। तो मैं अगर ये नहीं भी लिखता तो आपको मैं पूछता कि ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ तो बोलते हैं -12। -12 को क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। इसका नाम हो गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसका नाम है लिथियम ऑक्साइड, ये हो गया सोडियम परऑक्साइड, और इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड या रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12 है, इंटू 2 तो -1। बोलो समझ आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही काम आएंगे आगे सारे रूल्स ही, ये रूल्स से काम आएंगे भाई आगे। आगे बढ़ता हूं ऑक्सीजन में एक दो एग्जांपल और लेता हूं, ध्यान रखना। अब देखो मैं एक चीज और बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, कभी भी प्लस में नहीं हो सकता। फ्लोरीन एक ऐसा एटम है पीरियोडिक टेबल में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, ऑलवेज माइनस नहीं। वैसे हाँ चलो अभी तो इतना ही मान लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑक्सीजन और देखो एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पॉइंट और समझ लो, अभी समझ लो ज्यादा अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि दो एटम के बीच में जैसे बॉन्ड बनाया अपन ने, कोवलेंट बॉन्ड, जैसे सपोज करो H और F के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाया। कोवलेंट बॉन्ड समझते हैं क्या आप? कोवलेंट बॉन्ड समझते हैं क्या? किसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, शेयरिंग होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। गॉट इट। तो जैसे फ्लोरीन है, इसके बाहर वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 7 है, और हाइड्रोजन है इसके बाहर वाले में 1 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और ऐसे HF बनाएगा, डन। ये आपको पता है, ये ऐसे HF बनाएगा, ये आपको पता है ये चीज। अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि वास्तव में होना क्या चाहिए था कि जो ये शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के ठीक बीच में होने चाहिए थे। भाई जैसे 50 रुपए तुमने लगाए, बिजनेस शुरू किया, 50 रुपए मैंने लगाए, 100 रुपए लगाए, या 5,000 तुमने लगाए, 5,000 मैंने लगाए, बिजनेस शुरू किया, 10,000 रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया। अब वो 10,000 तुम्हारे भी है और 10,000 मेरे भी उतनी है। भाई अब 5,000 मिलाए तो 10 हो गए ना। अब वो 10,000 रुपीज पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना उस 10,000 रुपीज पर मेरा अधिकार है। कहने का मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग वाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी उतने ही है जितने फ्लोरीन के हैं। बोलो बात समझ आ रही है? क्या ये दोनों के ठीक बीच में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? प्राइमरी लेवल पे बता रहा हूँ ना। अभी इसको बहुत एलोबरेट करके तो हम आगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे या पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी बेसिक के लिए पता होना चाहिए कि तो कोवलेंट बॉन्ड जो बन रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना, या 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना, या 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना। वो शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, वो कहां होने चाहिए? ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां होने चाहिए? H और F के ठीक बीच में होने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
उनको अपनी तरफ खींचने की ताकत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर और स्ट्रेंथ टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है एफ का ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा हल्का माइनस का प्लस हो जाएगा, ये थोड़ा सा प्लस डेल्टा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एफ के पास चले गए तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और एच पर प्लस चार्ज आ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अब आप मुझे बताओ, आप बताओ डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बोलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाँ, इटसेल्फ, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है इसके सामने कौन है। जैसे मैं कहूं कि भाई हर्षिल एक होशियार बच्चा है, हो सकता है हर्षिल होशियार है अगर मैं उसको कंपेयर कर रहा हूं उसकी स्कूल के बच्चों को, लेकिन मैं अमेरिका की कोई स्कूल के बच्चों के से कंपेयर कर रहा हूं तो हो सकता है हर्षिल से भी कोई ज्यादा होशियार निकल आए। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड कर रहा है कि वो किसके साथ शेयरिंग कर रहा है। ये भारत बहुत ताकतवर है, किसके रेस्पेक्ट में? पाकिस्तान के रेस्पेक्ट में। अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉन्ड बने तो किधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन? अरे किधर जाएंगे? इंडिया की तरफ, इंडिया की तरफ। लेकिन मैं वही कहूं, मतलब डोंट बी ऐसे वो पैट्रियोटिक नहीं होना कि हिंदुस्तान तो मतलब चलो हिंदुस्तान को छोड़ ही देता है वरना पैट्रियोटिज्म आ ही जाएगा। तो सपोज करो पाकिस्तान और अपना कोई बांग्लादेश ले लो, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, चलो यार बांग्लादेश तो बहुत वीक कंट्री हो गया, चाइना ले लो यार, चाइना और बांग्लादेश है। चाइना और बांग्लादेश के बीच में अगर पेयरिंग हो रही है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है चाइना की तरफ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि चाइना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, बांग्लादेश कम है। लेकिन वही चाइना जब अमेरिका से टकराएगा तो, या रशिया से टकराएगा तो अमेरिका की तरफ जाएगा। तो अगर अपन ऐसे कंपेयर करें तो मैंने जब बांग्लादेश के साथ चाइना को कंपेयर किया तो आप बोलोगे कि चाइना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींचेगा। लेकिन वही चाइना जब अमेरिका के साथ कंपेयर करेगा तो अमेरिका खींच के ले जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है ना कि कोई एक